नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। 1 दिसंबर यानी आज औपचारिक रूप से भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत पूरे 1 साल के लिए दुनिया के आर्थिक रूप से संपन्न देशों के समूह G20 की अध्यक्षता करेगा। इस मौके को खास बनाने के लिए केंद्र ने विशेष तैयारियां की हैं। इस अवसर पर देश भर में 100 से अधिक स्मारकों पर G20 लोगों को दिखाया जाएगा। रात में इन इमारतों को रोशन किया जाएगा। भारत ने अपने सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के दौरान अगले 1 साल में होने वाली बैठकों की योजना के संबंध में नेताओं को इसकी जानकारी देने के लिए 5 दिसंबर को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसके लिए 40 दलों के अध्यक्षों को इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाली इस बैठक में तमाम दलों के अध्यक्षों समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद G20 शिखर सम्मेलन तक देश भर के 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की योजनाएं बनाई गई हैं। इनमें से कुछ बैठकों की मेजबानी करने के लिए देश के उन हिस्सों का चयन किया गया है जिनके बारे में लोगों को बेहद कम जानकारी है। इसके पीछे पीएम मोदी का उद्देश्य है कि सभी जिलों और ब्लॉक को G20 से जोड़ा जाए और पीएम मोदी के विजन को जन भागीदारी के जरिए जन जन तक संदेश पहुंचाया जाए। भारत G20 में संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की अपनी उपलब्धियों और प्रगति को भी पेश करेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार भारत अपनी अध्यक्षता में अगले साल 9 और 10 सितंबर को G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहली तैयारी बैठक 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर में होगी। देश के 75 विश्वविद्यालयों के युवाओं को सम्मेलन का हिस्सा बनाने की योजना है। G20 से संबंधित सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे जहां लोग फोटो खिंचा सकेंगे। ऑडियो वीडियो के माध्यम से देश के नागरिकों को सम्मेलन की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। FM रेडियो भी प्रचार का माध्यम बनेगा। पीएम मोदी का कहना है कि भारत की G20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसलिए हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह मानवीय परिस्थितियों में उन हालिया बदलावों को ध्यान में रखता है जिनकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से विफल रहे हैं। आज हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनका समाधान लड़कर नहीं, मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान दक्षिणी एशियाई देशों के मौजूदा हितों और चिंताओं को प्रमुखता के साथ दुनिया के सामने रखना चाहेगा। जयशंकर ने कहा, हमें लगता है कि इन देशों को दरकिनार किया गया है। वहीं G20 के लिए भारत के मुख्य समन्वयक वरिष्ठ राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभावों और यूक्रेन युद्ध परिणामों को महसूस करने वाले विकासशील देशों को भारत की अध्यक्षता से बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि युद्ध के चलते खाद्य वस्तुओं और ऊर्जा आयात की बढ़ती लागत से उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को भारत की अध्यक्षता में आवाज मिलेगी। उनकी परेशानियां सुनी जाएंगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में G20 एक प्रमुख मंच है जो वैश्विक जीडीपी का 85% का प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया भर के कारोबार का 75% से ज्यादा और दुनिया को 2/3 आबादी का भी प्रतिनिधित्व करता है। और इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दीपक बोहरा जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ हमारे साथ
अश्वनी राणा जी जुड़ गए हैं। आप एक अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल दीपक सर मेरा आपसे है, भारत के पास G20 की अध्यक्षता ऐसे समय में आई है जब कोरोना महामारी और यूक्रेन रूस संघर्ष से उपजे संकटों में विश्व का ध्यान भारत की तरफ है। ऐसे में इसके आयोजन में भारत की क्या प्राथमिकता होगी, जैसा कि विदेश मंत्री का रुख दक्षिण एशियाई विषयों को केंद्रित करके रखना है जबकि भावना समावेशी हो। आभारी हूं मैम, आप मौका देती हैं आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। और अश्वनी राणा जी से मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, आपसे भी सीखना चाहता हूं। मेरी आवाज साफ पहुंच रही है आप तक? जी, आपकी आवाज मिल रही है सर हमें। ओके, टूट तो नहीं रही बीच में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चीनी महामारी तो कुछ नहीं कर रही वहां पर? ऑल राइट। आपको मालूम है कि आज हमने जो आपने बताया अध्यक्षता ली है, आज ही का दिन एक शानदार उत्सव का पहला दिन है जिसे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहते हैं नागालैंड में। मैं 3 बार वहां जा चुका हूं, 20 साल हो गए उस फेस्टिवल को। और ये जो हॉर्नबिल चिड़िया है ये रिप्रेजेंट करती है द स्पिरिट ऑफ गॉड। और जब वो आती है तो कहते हैं कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, ट्रैंक्विलिटी होगी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। वही चीजें हैं जो G20 आज चाहता है। अब ये प्रश्न उठता है मैम, भारत ने, जहां तक मुझे याद है, मुझे 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में, पिछले 40 साल में तो ऐसा कोई इतना बड़ा समिट नहीं किया था। शायद नॉन अलाइंस समिट किया था 1980s में। हमने 9 देशों को बुलाया, बहुत सी इंटरनेशनल मीटिंग, SCO समिट भी होगा एक्सेट्रा, और बहुत से ग्रुप्स बने हैं। आपको फाइनेंस ट्रैक है, एक्शन ट्रैक है, एंगेजमेंट ग्रुप्स है एक्सेट्रा। थीम क्या है हमारी? हाल ही में हमारी थीम थी रिकवरी की। ये जो महामारी है चाइनीज वायरस की, हमारी क्या थीम है? ये पुराने हमारे साधु जो कहते थे, असम ने वेदी कड़ी लागू जैसा सारी जाना वसुदेव, हम सब वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं। फिर उसकी पहली जो 3 लाइनें हैं वो कहती हैं, जो कहते हैं तेरा है ये छुपे दिमाग है, जिनकी दृष्टि आगे की है वो है दुनिया एक परिवार। इसीलिए हमारा थीम है वन फैमिली वन फ्यूचर। मैं 2 चीजें और दे दीजिएगा। हमसे पूछेंगे आप पे हम भरोसा क्यों? अंग्रेजी में कहावत है कि आप बात करते हैं वन फ्यूचर। यमन में, लिबिया में, दक्षिण लेबनान, यूक्रेन में जब वहां गृह युद्ध छिड़ा था तो लोगों को निकालना था, भारत मां गई थी अपने, लेकिन साथ साथ दूसरे देशों के बच्चों को भी बाहर निकाल के हम थे। फिर 2020-21 में जंग लड़ गए थे चीनी के खिलाफ। हमारे पास वैक्सीन इतने नहीं थे, हमारे पास साधन इतने नहीं थे, हमने वो बांटे दूसरे देशों। तो अगर हम कहते हैं कि सारी है, हमने अपने एक्शन से ये साबित कर दिया। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही पूछा था कि मेरी आवाज आपको स्पष्ट आ रही है, तो स्टार्टिंग में आपकी आवाज सही आ रही थी, लेकिन बीच बीच में अब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, तब तक मैं अश्वनी राणा जी के पास जाती हूँ। अश्वनी जी, अर्थतंत्र की विश्व व्यवस्था बहुत तेजी से बदल रही है। आज के ट्रेड और टेक्नोलॉजी में राजनयिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। यह प्रक्रियाएं वैश्विक मंचों से प्रभावित हैं। G20 की अध्यक्षता भारत के पास आने के बाद यह विश्व व्यवस्था किस तरह से बदलेंगी? विश्व व्यवस्था भी बदलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था भी बदलेगी। और पूरे विश्व को भारत जिस प्रकार से उसने तरक्की की है, जिस तरह से प्रोग्रेस की है, चाहे डिजिटलाइजेशन में हो या बाकी चीजों में हो, या कोरोना की महामारी से निपटने की तरीके हो, या खाद्य को लेकर हो, जलवायु को, जितने विषय इस G20 में डिस्कस होने वाले हैं, उन सभी विषयों पर, चाहे ऊर्जा संकट हो, इन सभी विषयों पर भारत ने बहुत अच्छी तरह से अपने देश में इन सभी चीजों को अच्छी तरह से उसका जो समय रहते जो है उसकी व्यवस्था को अच्छी तरह सुचारू रूप से चला रहा है। तो इसलिए पूरा विश्व आज समझता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो विश्व आज इस संकट से गुजर रहा है कि जो देश है वो आपस में बटे हुए हैं, एक दूसरे को अटैक हो रहा है, युद्ध हो रहा है, और उसके कारण से पूरी अर्थव्यवस्था समाप्त हो रही है। और मंदी के अंदेशे जो है अगले वर्ष दिख रहे हैं।
ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया वो इन सभी चीजों का कुछ सोल्यूशन नहीं है। और एक प्रति एक परिवार का जो नारा देकर प्रधानमंत्री जी ने पूरे ग्लोब को एक यूनाइट करने में, और ऐसे देश जो कि अपने आप को अपना वर्चस्व समझते हैं कि सारा कुछ अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की वही चलाते हैं और एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं, ऐसे सभी देशों को इकट्ठा करके उनको साथ लेकर और ऐसी सभी समस्याओं से जूझने के लिए, उनसे निपटने के लिए जो प्रधानमंत्री ने विजन और सारा बनाया है, उससे लगता है कि वही कुछ ना कुछ निश्चित रूप से आगे इस एक साल में भारत की अध्यक्षता के दौरान जो है विश्व को मिलेगा तो देश को भी मिलेगा। देश को अभी जैसे 50 जगह पर 200 से बैठे, और जो भारत है वो अपने भारत का टूरिज्म जो है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, तो जब टूरिज्म को प्रोजेक्शन किया जाएगा तो देश के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा, उसके कारण भारत के अंदर। बिल्कुल, तो भारत के लिए यह जो मंच है वो बहुत उपयोगी होने वाला है। दीपक बोहरा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सर, यह प्रश्न थोड़ा सैद्धांतिक है। वैश्विक स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में अक्सर भारत जैसे समर्थ देश को 2 विकल्पों में से एक चुनने की बाध्यता बनी रही है। यह चाहे एजेंडे के मामले में हो, संप्रभुता के मामले में हो, सुरक्षा या अन्य विषय। भारत कई बार अपने आप को उन विकल्पों से अलग भी कर लेता है, लेकिन बहुत कम ही अवसर उसके पास आते हैं जब वह कोई अपनी भावना के अनुरूप एजेंडा पुश कर सके। ऐसे में यह अवसर कितना महत्वपूर्ण रहेगा और भारत किस तरह के विषयों को पुश कर सकता है? मेरे को 50 साल हो गए हैं राजनीति में। मैं 71 साल की मेरी उम्र, जवान हूं अभी भी जी। इतना आपको बताना चाहता हूं। हम लोग 40 साल पहले, जब मैंने विदेश सेवा में 50 साल पहले कदम रखे थे, तो उस समय हम ट्रेड यूनियन के मेंबर थे। आजकल हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ, यानी डेवलपिंग विकासशील देश जो है। ये पिछले 1 साल से हम ये शब्द यूज कर रहे हैं। तो उस समय हम उनके साथ होते थे, ये जो विकसित देश है, मुर्दाबाद, हाय हाय, ये वो। लेकिन अब हम ट्रेड यूनियन में भी हैं और हम मैनेजमेंट में भी आ गए हैं। हमारा एक बीच का रोल है, दोनों तरफ पे है, बड़े यूनिक पोजीशन है। तो हमारे पास खास तौर से अब ये संभावना है कि हम दोनों के बीच में समझौता कर सकते हैं। बाली का जो डॉक्यूमेंट बना था कम्युनिके, आपको मालूम है कि वो हमने बनाया था। कुछ ऐसे अमीर देश से जो कहती थी रूस को जबरदस्त गालियां दो, कुछ दूसरे देश से कहते बिल्कुल गाली मत दो, तो फिर हमने उसका एक कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट बनाया जो सबने स्वीकार किया था। मैं इतना आपको बता देता हूं, हम लोग चाइनीज महामारी की बात कर रहे थे, किस तरह से मैम, जब हमारे पास नहीं थे, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, हमारे पास बाकी साधन नहीं थे, हमने सबके साथ बांटा था। 150 देशों के हमने मुफ्त दिए थे मैम। और कई अफ्रीकन लीडर्स जिनके साथ मैं काम करता हूं मुझे बोले कि अमीर देश तो छुपा रहे थे वैक्सीन, दबा के रख रहे थे सेफ डिपॉजिट में ताकि कीमतें बढ़े। आपने हमें मुफ्त में दिए, आपने कोविन प्लेटफॉर्म दिया, आपने डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस भेजे हमें सिखाने के लिए। और एक अमीर देश है मैम, आपने नाम सुना होगा, उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। उसके उस समय जो राष्ट्रपति थे, क्या बोले जब हमने उनको चीजें भेजी? बोले कि इंडिया हैज बीन ग्रेट, अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। तब जब हमें जरूरत पड़ी, अगले साल सारी दुनिया हमारे साथ थी। इसीलिए मैम अब हम ये बताना चाहते हैं कि ये आपका भविष्य है, ये मेरा भविष्य है, ये कंपार्टमेंट हम नहीं बना सकते। हमारा चैलेंज क्या है आज? ये नहीं है कि मेरा चैलेंज इस देश से है, उस देश से है, इस देश का उससे है, उसका इससे है। मेरा चैलेंज ये है क्लाइमेट चेंज, मेरा चैलेंज ये है वायरसेस, जो फिर से शायद वो देश जो है पिंग पोंग का एक फेंक देगा दुनिया पर। मेरा चैलेंज है नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं उन्हें कैसे निपटा जाए। मेरा चैलेंज ये है विकास कैसे हो। मेरा चैलेंज है आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म से कैसे निपटा जाए। ये अगर हमारी चुनौतियां हैं तो भारत की भूमिका अहम है। आपस में मत लड़ो, जो कॉमन हमारे चैलेंजेस हैं उससे लड़ो। इसी का मतलब है सारी दुनिया एक परिवार है। अश्वनी जी, भारत विश्व के लिए बाजार रहा है, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। मेक इन इंडिया की सफलता के बाद भारत को भी अपने बाजार खोजने हैं, इस दृष्टि को भी प्रेरित करना होगा। ऐसे में इस मंच की उपादेयता क्या होगी? यह कितना उपयोगी मंच होगा?
बिल्कुल आपने निश्चित रूप से कहा कि भाई मेक इन इंडिया के बाद एक सिनेरियो है वो चेंज हो गया। पहले दूसरे देश जो है यहाँ माल आके बेचते थे, लेकिन मेक इन इंडिया के बाद कारण क्या है कि वो जो देश जहाँ सामान बेचते थे वो जहाँ बनता था वो वहां से मैन्युफैक्चरिंग अब जो है भारत में शिफ्ट हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी, लेकिन बाकी विश्व में वही सामान जो है भारत के लेवल के साथ, मेक इन इंडिया के लेवल के साथ जाएगा। दूसरा, भारत जो है और चीजों के लिए काम कर रहा है, जैसे टूरिज्म के लिए देश जो है पूरी तरह से जो है उसकी योजना बना रहा है। इस G20 के आयोजन के रूप में भी टूरिज्म को प्रोजेक्ट करके और ऐसे ऐसे लोगों को कि देश में क्या क्या है, देश की विरासत क्या क्या है, उस सब को दिखाकर उन लोगों को अट्रैक्ट करने की भी सरकार की योजना है, ताकि टूरिज्म जो बढ़े। तो टूरिज्म से भी अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ने वाली है। दूसरा, वो देश जो डिफेंस का प्रोडक्शन करते थे डिफेंस के लिए, आज वो देश में बन रहा है। तो जब देश में बन रहा है तो वो दूसरे देशों को बेचा जाएगा। फिर IT का कहें, डिजिटलाइजेशन का कहें, UPI ऐप जो है, जो भारत ने जिस प्रकार से उसके ऊपर सफलता पाई है और उसकी ट्रांजेक्शन बढ़ी, उसको भी दूसरे देश जो है वो आज लेने के लिए समझने के लिए इच्छुक है कि भारत इतनी जल्दी से इस तरह से ट्रांजेक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। फिर एजुकेशन सेक्टर है, और यहाँ का जो ब्रेन जो वहाँ जा रहा है, आप देखेंगे तो बाहर भी इंडियन ब्रेन जो है वो बाहर काम कर रहा है। तो यानी हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, और उसके लिए निश्चित रूप से भारत को एक बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो एक सौंपन है कि एक परिवार के रूप में, तो ग्लोबल एक परिवार हो जाएगा। तो उसमें सिर्फ हम अपने देश के बारे में न सोच के पूरे विश्व के बारे में जब सोचेंगे, तो हमें वहां काम करने के लिए भी अपना जो सामान बनाया है उसको भी वहां पर देने के लिए वो भी इच्छुक है लेने के लिए। और निश्चित रूप से बाहर जो से सामान दूसरे देशों में बना हुआ विश्व में जाता था, उससे निश्चित रूप से अच्छे दाम पर और अच्छी गुणवत्ता के आधार पर इस देश का जो लेवल रखने के बाद जो सामान विश्व में जाएगा और बिकेगा, तो देश का जो नाम है वो भी ऊंचा होगा और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो भी सुदृढ़ होगी। बिल्कुल, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और देश का नाम आगे जाएगा। दीपक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा G-all की बात करते रहे हैं। उन्होंने संकेत भी दिया है कि G20 के मुद्दे समावेशी और समयक होंगे। यह विश्व को एक नया संदेश देने की पहल हो सकती है, जिसमें बताया जा सके कि शक्ति का जो सदुपयोग होता है वो कैसे किया जाता है और नेतृत्व की सही परिभाषा क्या है। क्या इससे उन देशों के प्रोपेगेंडा पर प्रहार होगा जिन्हें अपना आंगन ही विश्व लगता है? जी हाँ, अगर मेरी समस्या है यूरोप में तो वो दुनिया की समस्या है, लेकिन अगर दुनिया की समस्या है तो वो मेरी यूरोप में समस्या नहीं है। जी मैडम, आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, राणा साहब ने भी सुना होगा सर, वो यूनाइटेड कुछ कहते थे उसको, वो न्यूयॉर्क में है। अब पता नहीं जिंदा है कि मर गई है, वो मुझे अभी भरोसा नहीं है। लेकिन G20 जो है वो अब एक ऐसी संस्था है, डायनामिक है, इंक्लूसिव है, वो शायद उसकी जगह ले सकती है। कुछ लोगों का ये मानना है, मेरा भी ये मानना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ को भूल जाना है, बुढ़ा हो चुका है। 77 साल का, मैं तो 71 साल का हूँ। कितनी चीजें हैं आपके घर में जो 77 साल पुरानी है, जिनका आप अभी भी उपयोग करते हैं। 2023 की शुरुआत होगी, यूक्रेन का युद्ध चलता रहेगा, चीन और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो चलता रहेगा, और चीन की जो अंतड़ियां बाहर आ रही हैं इस समय वो भी होगा। लेकिन भारत ये इंश्योर करेगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ये मेन इश्यूज से आपका ध्यान दूसरी तरफ ना ले जाए। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ, इकोनॉमिक रिकवरी, नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए, स्काइप के जरिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय आतंक, एग्रीकल्चर, डिजिटाइजेशन, ये इंश्योर हम लोग करेंगे कि इन पे ध्यान हमारा होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली मैम, हम क्या चाहते हैं, मैं आपको अंग्रेजी में कह देता हूं, आई वॉन्ट a better world to live in, and I want to give to my children a better world to inherit.
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा दीपक जी ने। और चलते चलते अश्वनी जी, एक और अहम सवाल आपसे। अवसर एक है, अपेक्षाओं की बड़ी सूची है, भारत को यह अवसर भुनाना भी है और आगे भी ऐसे अवसर उसके हाथ आए इसकी पृष्ठभूमि भी तैयार करनी है। ऐसे में भारत के समक्ष चुनौतियां किस तरह की होंगी? तो चुनौतियां तो बड़ी हैं, जैसे युवराज जी ने भी कहा कि भाई पुराने जो स्तंभ बैठे हुए हैं, चाइना है, अमेरिका है, बड़े बड़े देश है, वो अपने आप को समझते हैं कि हम ही है। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विश्व ने एक माना है कि भारत एक शक्ति है, भारत के पास एक विजन है, वो लीड कर सकता है, तो निश्चित रूप से भारत वो करके दिखाएगा। और उसके लिए पूरे विश्व को एक्सेप्ट किया है, कुछ ने नहीं किया होगा, लेकिन उन देशों को भी जिन्होंने एक्सेप्ट आज नहीं किया भारत को, भारत की ताकत को, वो भी करेंगे। और वो समय बहुत जल्द आएगा कि जब पूरा विश्व भारत की ओर देखेगा और भारत से एक्सपेक्ट करेगा कि हर समस्या का समाधान भारत के पास है, चाहे वो कोई भी समस्या हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अश्वनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भारत की G20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसीलिए हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह मानवीय परिस्थितियों में उन हालिया बदलावों को ध्यान में रखता है जिनकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से विफल रहे हैं। आज हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान लड़कर नहीं, मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।